नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है गद्य साहित्य का सामान्य परिचय। मतलब गद्य साहित्य क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे व्युत्पत्ति होती है, इसका अर्थ क्या होता है। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आप देखे होंगे पिछली वीडियो में हमने काव्य का सामान्य परिचय, नाट्योत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसका सामान्य परिचय, बहुत सारे चीजों को बताया है जो टॉपिक हम अक्सर भूल जाते हैं पढ़ना, लेकिन वहां से अक्सर प्रश्न बन जाते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे गद्य साहित्य का समान परिचय। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और आप हमारा टेलीग्राम लिंक से हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे जैसे ही वीडियो अपलोड होता है हम वहां पे उसको डाल देते हैं। धीरे धीरे जब वहां संख्या बढ़ जाएगी तो हम वहां पे मटेरियल भी अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो पहले आप वहां पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाइए। तो आज का जो टॉपिक है वो है गद्य साहित्य का सामान्य परिचय। तो इसको स्टार्ट करते हैं। गद्य शब्द गद धातु व्यक्तायाम वाची से यत प्रत्यय लगकर बना है, जिसका अर्थ है मानव की अभिव्यक्ति की मौलिक प्रक्रिया। तो गद्य शब्द गद धातु से यत प्रत्यय लगकर बना है और इसका अर्थ होता है गद्य का मानव की अभिव्यक्ति की मौलिक प्रक्रिया। अक्सर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि गद्य किसे कहते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें अब एग्जाम में पूछ रही हैं। छोटी क्या है, बहुत बड़ी चीज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप गद्य साहित्य पढ़ते हैं, आप पद्य साहित्य पढ़ते हैं, बट उसके बारे में आपको पता नहीं होता है। तो ये बहुत ही जानकारी का विषय है और ये सबको जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछ देता है, तो आप शायद यहाँ पढ़े रहेंगे तो वहां पे जाकर आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो गद्य शब्द जो है गद्य धातु से यत प्रत्यय लगकर बना है, व्यक्तायाम वाची, जिसका अर्थ है मानव की अभिव्यक्ति की मौलिक प्रक्रिया को गद्य कहते हैं। दंडी ने काव्यादर्श में गद्य काव्य की परिभाषा देकर इसे आख्यायिका और कथा के रूप में विभाजित किया है। अपादः पद संतानो गदम आख्यायिका कथा। गद्य काव्य इतना कठिन और विरल हो गया कि 8वीं शताब्दी ईस्वी में एक उक्ति चल पड़ी, गद्यम कविनाम निक्सम वदंती। तो गद्यम कविनाम निक्सम वदंती अर्थात गद्य काव्य लिखना कवियों की कड़ी परीक्षा है। गद्य का प्रथम रूप हमें यजुर्वेद की संहिताओं में मिलता है। यजुर्वेद की परिभाषा ही दी गई है, अनियत अक्षरावसानम यजुः तथा गद्यात्मकम यजुः। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय, काठक और मैत्रायणी संहिताएं अधिकांशतः गद्यात्मक हैं। ब्राह्मण और आरण्यक जो पूर्णतः गद्य में ही हैं। पतंजलि का महाभाष्य, सबर स्वामी का साबर भाष्य मीमांसा दर्शन पर, शंकराचार्य का शारीरक भाष्य ब्रह्मसूत्र पर इत्यादि उत्कृष्ट शास्त्रीय गद्य के रूप हैं। तो पूछ सकता है शंकराचार्य का शारीरक भाष्य किस पर है, तो ब्रह्मसूत्र पर है। सबर स्वामी का साबर भाष्य किस पर है, ये मीमांसा दर्शन पे है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आचार्य शंकर की गद्य शैली प्रसन्न गंभीर है। इसका परिणाम भी प्रचुर है, क्योंकि 10 उपनिषदों, गीता तथा ब्रह्मसूत्र पर उन्होंने भाष्य लिखे हैं। साहित्यिक गद्य के प्रयोग का अनुमान कात्यायन और पतंजलि के द्वारा दी गई सूचनाओं से होता है। पतंजलि ने तो 3 आख्यायिकाओं के नाम भी दिए हैं। पहला है वासवदत्ता, दूसरा है सुमनोत्तरा तथा भैमरथी। साहित्यिक गद्य का स्पष्ट उदाहरण अभिलेखों में प्राप्त होता है। इस दृष्टि से रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख 150 ईस्वी तथा हरिशेण कृत समुद्रगुप्त प्रशस्ति प्रयाग स्तंभ लेख 360 ईस्वी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। समुद्रगुप्त की विजय यात्राओं और व्यक्तिगत गुणों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में हुआ है। इस प्रशस्ति के लेखक हरिशेण हैं।
साहित्यिक गद्य का विकासशील रूप दंडी, सुबंधु या बाण की रचनाओं में प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे गद्य काव्य के भेद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है यहाँ से बहुत सारा प्रश्न। तो संस्कृत गद्य काव्य के दो मुख्य भेद माने गए हैं, कथा और आख्यायिका। तो पूछ सकता है संस्कृत गद्य काव्य के कितने भेद हैं? तो दो मुख्य भेद हैं, कथा और आख्यायिका। तो जो आख्यायिका है ऐतिहासिक विषयों पर तथा कथा पूर्णतः काल्पनिक विषयों पर आश्रित होती है। तो ये इस लाइन से प्रश्न बन जाता है कि आख्यायिका किस विषय पर आधारित होती है? तो ऐतिहासिक विषय पर। और पूछता है कथा कैसी होती है? तो कथा जो है वो काल्पनिक विषयों पर आश्रित होती है। ये लाइन ऐसे ही पूछ देता है, आप उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र। तो आख्यायिका ऐतिहासिक विषयों पर एवं कथा पूर्णतः काल्पनिक विषयों पर आश्रित होती है। बाणभट्ट की गद्य रचनाओं में हर्षचरित, आख्यायिका तथा कादम्बरी कथा के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो ये भी पूछ सकता है हर्षचरित क्या है? पूछता ही है कि हर्षचरित क्या है, तो आप पढ़े रहेंगे तो बड़े आसानी से लगा लेंगे आख्यायिका। कादम्बरी पूछता है कादम्बरी क्या है? तो कादम्बरी जो है कथा है। फिर पूछ देता है कि जो हर्षचरित की आख्यायिका है वो किस पर आश्रित है? तो ऐतिहासिक विषय पर आश्रित है। कादम्बरी कथा कैसी है? तो आपको बताना है काल्पनिक विषयों पर आश्रित है। तो ये आप जब पढ़े रहेंगे तभी कर पाएंगे। कथा में कथा वस्तु कवि कल्पित होती है। ये लाइन ऐसे ही पूछ देता है, कथा में कथा वस्तु कैसी होती है? तो आपको ये लाइन ऐसे ही याद करना है, कवि कल्पित होती है। आख्यायिका में ऐतिहासिक होती है। तो ये जो दोनों लाइन है ये अपने दिमाग में ऐसे ही बैठा लीजिए। ये ऐसे ही पूछ देता है कि कथा की भी कथा वस्तु कैसी होती है। ऑप्शन दिया रहता है ऐतिहासिक, कवि कल्पित और भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। तो आपको बस ऐसे ही लाइन ही याद करनी है कि वहां पे सोचना ही ना पड़े। तो कथा में जो कथा वस्तु होती है वो कवि कल्पित होती है और आख्यायिका में ऐतिहासिक होती है। फिर कथा के आरंभ में पद्यों के द्वारा सज्जनों की प्रशंसा, दुष्टों की निंदा तथा कवि के वंश का वर्णन होता है। तो जो कथा होती है उसके आरंभ में जो मंगलाचरण दिए होते हैं पद्य के माध्यम से, उसमें सज्जनों की प्रशंसा होती है, दुष्टों की निंदा होती है और कवि के वंश का वर्णन होता है। कथा का विभाजन नहीं होता है, लेकिन आख्यायिका जो है वो उच्छ्वासों या निश्वासों में विभक्त होती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कथा का विभाजन नहीं होता है, लेकिन आख्यायिका उच्छ्वासों या निश्वासों में विभक्त होती है। उच्छ्वासों के आरंभ में भावी घटनाओं का परोक्ष निर्देश करने वाले पद्य भी होते हैं। तो उच्छ्वासों के आरंभ में जो भावी घटनाएं होती हैं उनका परोक्ष निर्देश करने वाले पद्य होते हैं। कथा में मुख्य कथानक को लाने के लिए दूसरी कथा से आरंभ किया जाता है। तो कथा में क्या होता है, मुख्य कथानक को लाने के लिए दूसरी कथा से आरंभ किया जाता है। आख्यायिका में कवि अपना वृतांत देकर मुख्य कथा को आरंभ करता है। इन दोनों में समानता के तथ्य भी बहुत हैं। जैसे मतलब कथा और आख्यायिका में कुछ समानताएं भी हैं। कैसे? दोनों की रचना संस्कृत गद्य में होती है। गद्य की शैली दोनों में समान रहती है। रसों और भावों का समान रूप से प्रयोग होता है। नगर, वन, सरोवर, राजा, राजसभा, मृगया, प्रेम आदि का समान रूप से वर्णन दोनों में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो कथा होती है उसमें कोई विभाजन नहीं होता है। आख्यायिका का विभाजन उच्छ्वासों या निश्वासों में होता है और उच्छ्वासों का आरंभ जो है भावी घटनाओं को परोक्ष निर्देश करने वाले पद्य भी होते हैं। कथा में मुख्य कथानक को लाने के लिए दूसरी कथा से आरंभ किया जाता है, जबकि आख्यायिका में कवि अपना वृतांत देकर मुख्य कथा को आरंभ करता है। और इन दोनों में बहुत सारी समानताएं थी जो हमने देख ली है। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे गद्य के प्रकार। समास के प्रयोग तथा वृत्त भाग के निवेश की दृष्टि से गद्य के 4 प्रकार माने गए हैं। वैसे तो अभी ऊपर भी हम लोगों ने देखा था, एक मिनट, जैसे यहाँ पे देखिए हमने गद्य गद्य के भेद देखे थे, कथा और आख्यायिका। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रकार देख रहे हैं।
इसको अंतर कर लीजिएगा आप लोग। तो देखिए, गद्य के प्रकार समास के प्रयोग तथा वृत्त भाग के निवेश की दृष्टि से गद्य के 4 प्रकार माने गए हैं। तो गद्य जो है वो 4 प्रकार का होता है। मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कलिका प्राय, चूर्णक। ये पूछ देता है, ठीक है। भेद पूछेगा तो कथा आख्यायिका, प्रकार पूछेगा तो आपको बताना है समास के प्रयोग तथा वृत्त भाग के निवेश की दृष्टि से गद्य के 4 प्रकार होते हैं। मुक्तक गद्य का, वृत्तगंधी गद्य का, वे उत्कलिका प्राय और चूर्णक। तो चलिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं। समास से रहित गद्य रचना को मुक्तक कहते हैं। तो जो समास से रहित गद्य रचना होती है उसको मुक्तक कहते हैं। जहां गद्य में छंद के अंश आ जाएं उसे वृत्तगंधी कहते हैं। और लंबे समासों से युक्त गद्य उत्कलिका प्राय कहलाता है तथा अल्प समासों से युक्त गद्य को चूर्णक कहा जाता है। तो ध्यान रहे, ठीक है। तो देखिए, समास के प्रयोग तथा वृत्त भाग के निवेश की दृष्टि से गद्य के 4 प्रकार बताए गए हैं। तो उसमें जो सबसे पहला वाला मुक्तक है वो समास से रहित गद्य रचना होती है, उसको मुक्तक कहते हैं। और जहां गद्य में छंद के अंश आ जाएं उसे वृत्तगंधी कहते हैं, ठीक है। फिर लंबे समासों से युक्त गद्य उत्कलिका प्राय कहलाता है और अल्प समासों से युक्त गद्य को चूर्णक कहा जाता है। ये ना पूछा हुआ प्रश्न है ये सारा, लेकिन अब क्या पूछ देगा ये कहा नहीं जा सकता। तो ये आपको ये पूरा जितना मैंने हाईलाइट किया है इसको रट लीजिए कि मुक्तक किसे कहेंगे, जिसको समास से रहित गद्य रचना होगी उसको मुक्तक कहेंगे। और जहां गद्य में छंद के अंश आ जाएंगे उसको वृत्तगंधी कहेंगे। और उत्कलिका प्राय, आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा सेंटेंस है तो इसको याद कर सकते हैं, लंबे समासों से युक्त गद्य को उत्कलिका प्राय कहेंगे। और चूर्णक है, छोटा सा दिख रहा है, तो अल्प समासों से युक्त गद्य को चूर्णक कहा जाता है। तो ये देख लीजिएगा, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसमें बहुत सारी चीजों को बता दिया गया। तो गद्य साहित्य बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ, लेकिन तब तक जितने भी वीडियो मैंने अपने चैनल के माध्यम से अपलोड किया है उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इस समय मैं जितने भी वीडियो ला रही हूँ वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक भी वीडियो मिस करते हैं तो आप कहीं ना कहीं 2 से 4 प्रश्नों को भी मिस करते हैं। तो ऐसा मत करिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप सारी चीजों को पढ़ते चलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।